साथियों नमस्कार, जय हिंद। साथियों आज हम आधुनिक भारतीय इतिहास लेखन के प्रमुख उपागम अप्रोचेज आज उस पर बात करेंगे और मुझे पूरा विश्वास है इन उपागमों को सुनने के बाद आपका इतिहास पढ़ने का नज़रिया बिल्कुल बदलेगा। आप ये समझ पाएंगे कि इतिहास में जो ये बातें लिखी गई हैं आखिर इसकी विचारधारा क्या है और इसके कहने का अप्रोच क्या है। आज इसी विषय पर आपके सामने चर्चा करेंगे। साथियों पहला जो उपागम आता है वो होता है औपनिवेशिक उपागम। इसको कहते हैं कॉलोनियल अप्रोच। साथियों औपनिवेशिक अधिकारियों द्वारा औपनिवेशिक देशों के बारे में लेखन कार्य जो हुआ वो प्रभुत्व की इच्छा यानी हमारी पावर बनी रहे, हमारी सत्ता बनी रहे, हमारी सत्ता को वैध ठहराया जाए, इस पर जो है लेखन कार्य हुआ। यानी औपनिवेशिक शासन के औचित्य को जो है समर्थन करना, उसको वैध ठहराना, ये जो है लेखन कार्य का एक प्रमुख हिस्सा रहा। साथ ही साथ पश्चिमी संस्कृति एवं मूल्यों की प्रशंसा, जो वेस्टर्न कल्चर है उसके बारे में बढ़ावा देना और व्यक्तियों का महिमा मंडन, जो अंग्रेज अधिकारी थे जिन्होंने जो है ब्रिटिश सत्ता को स्थापित करने में काम किया, वो जो है उन अधिकारियों का जो है बखान करना जिन्होंने औपनिवेशिक साम्राज्य को स्थापित किया है। इस प्रकार से देखें कि इस प्रकार के वर्णनों में हमें भारत को अवरुद्ध समाज, पिछड़ी सभ्यता एवं सांस्कृतिक रूप से निकृष्ट रूप में दिखाए जाने का प्रयास किया गया, जबकि ब्रिटेन को उत्कृष्ट सभ्यता एवं उन्नत विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी वाला देश के रूप में महिमा मंडित किया गया। विकसित राष्ट्रों को आज भी इतने लंबे कालखंड के बाद ब्रिटेन ने लगभग बहुत सारे देशों पर औपनिवेशिक शासन स्थापित किया, लेकिन आज भी जो विकसित देश हैं और जो विकासशील देश हैं, तो विकसित देशों के अंदर कॉलोनियल माइंडसेट अभी गया नहीं है। आज भी कॉलोनियल माइंडसेट विकसित देशों के ऊपर हावी रहता है। विकसित देश विकासशील देश को दबाने का प्रयास करते हैं। जिन माध्यमों से, जिन संसाधनों से, जिस व्यवस्था की तकनीक से वे आगे बढ़े, उन्होंने अपने आप को विकासशील से विकसित की श्रेणी में खड़ा किया। आज वही देश विकासशील देशों को उन्हीं मार्गों पर जाने से रोकते हैं, अवरुद्ध करते हैं, ताकि विकासशील देश का विकास रुक जाए। और साथियों इसका प्रभाव यानी जो ये कार्य करते हैं, इसका जो है प्रभाव उनके ऊपर नहीं पड़ता। इसका प्रभाव पड़ता है उस गरीब माँ पर जिसका लड़का लाइट न होने के कारण अशिक्षित रह जाता है, नहीं पढ़ पाता है, और फिर देश के विकास में उसका कोई देश के विकास में वो योगदान नहीं कर पाता। इसका कुप्रभाव उन मध्यम वर्गीय परिवारों पर पड़ता है जो है सड़क न बन पाने के कारण यातायात के साधनों से अपने किसी भी प्रकार के कार्य को नहीं कर पाते। तो हमारे देश की जो ग्रोथ है, विकासशील देशों की जो ग्रोथ है, उस पर घात लगाने का प्रयास ये कॉलोनियल माइंडसेट का एक जीता जागता उदाहरण है। साथियों इसी प्रकार से औपनिवेशिक उपागम, ये अप्रोच हमेशा से जो अंग्रेज यहाँ पर शासन सत्ता स्थापित किए थे उनको वैध करार देना, और जो यहाँ के हमारे सभ्यता के सांस्कृतिक विरासत थी उसको नीचा दिखाना, उसको निकृष्ट रूप में दिखाना, ये जो है कॉलोनियल माइंडसेट का, कॉलोनियल अप्रोच का एक जीता जागता उदाहरण रहा है। और हम बहुत सारे लेखन पद्धतियों में ऐसा देख सकते हैं। साथियों दूसरा उपागम है राष्ट्रवादी उपागम, नेशनलिस्ट अप्रोच।
राष्ट्रवादी उपागम का औपनिवेशिक उपागम से सामना करने और प्रत्युत्तर देने के रूप में था। यानी हमें अंग्रेजों की जो बनाई हुई एक औरा है, पहले क्या होता था कि अंग्रेज ने हमारे दिमाग में ये डाला कि आप पिछड़े हो, आप नहीं समझ पा रहे हो, हम आपको समझाएंगे, हम आपको आगे बढ़ाएंगे, हम आपके विकास के लिए आए हैं। तो धीरे धीरे ऐसे उन्होंने माइंडसेट बना लिया था कि लोग अंग्रेजों को माई बाप के रूप में देखने लगे थे और समस्या वहीं से पैदा हुई। तो जो उन्होंने औरा क्रिएट किया था, तो हमारे राष्ट्रवादियों ने, बुद्धिजीवियों ने इस पर लगातार लेखन का शैली के माध्यम से उत्तर देने का प्रयास किया। उसे जो औरा था उसे नष्ट करने का प्रयास किया और भारतीय संस्कृति को बढ़ाने की कोशिश की। साथियों, भारतीय इतिहास के राष्ट्रवादी उपागम ऐसे उपागम के रूप में विवेचित किया जा सकता है जिसने राष्ट्रीय भावनाओं को बढ़ाने में योगदान दिया और धार्मिक, जाति, भाषाई या वर्ग भेदभाव के सम्मुख लोगों को एकजुट किया। अंग्रेजों का तो ये नीति हमेशा से रही थी कि फूट डालो और राज करो, तोड़ो और राज करो, एक दूसरे को लड़ाओ और उनके जो मलाई है खुद खा लो। ये उनकी हमेशा से नीति रही और इसी पर राष्ट्रवादी लोगों ने, राष्ट्रवादी कवियों ने, लेखकों ने इस पर चोट किया और जातीय भेदभाव, वर्ग भेदभाव, हिंदू मुस्लिम, इन सबको एकजुट करने का लगातार प्रयास किया। साथियों, इस कड़ी में दादा भाई नौरोजी, एम.जी. रानाडे, जी.बी. जोशी जैसे अनेक विद्वानों ने उपनिवेशवाद की विस्तृत एवं वैज्ञानिक आलोचना की। ड्रेन थ्योरी ये बताती है कि किस प्रकार अंग्रेज यहाँ का कच्चा माल ले जा करके वहाँ जो है उसको बनाते हैं फैक्ट्रियों के माध्यम से और बड़े पैमाने पर भारत में ही निवेश करके बहुत सारा लाभ कमाते हैं। तो ड्रेन थ्योरी ये बताती थी कि किस प्रकार अंग्रेज हमारा शोषण कर रहे हैं और इस प्रकार राष्ट्रवादी उपागम ने हमें दिशा दिखाने का प्रयास किया। साथियों, तीसरा जो अप्रोच आता है वो मार्क्सवादी उपागम, मार्क्सिस्ट अप्रोच। मार्क्सवादी उपागम ये कहता है कि समाज को उसने दो नजरिए से देखने का प्रयास किया। पहले हैव्स यानी जिनके पास धन है, संपत्ति है, अधिकार है, बहुत सारे लैंड हैं, बहुत सारी जमीनें हैं, उन्हें बुजुर्गों वर्ग कहा गया। यानी उनके पास संपत्ति बहुत ज्यादा थी, वो अमीर लोग थे, पूंजीपति लोग थे। और दूसरा वर्ग का उन्होंने विश्लेषण किया, वो थे हैव्स नॉट यानी सर्वहारा वर्ग, जिनके पास धन नहीं है, गरीब हैं, सर्वहारा वर्ग, मजदूर वर्ग, किसान वर्ग, इन्हें सर्वहारा वर्ग के रूप में देखा गया। और मार्क्सवादियों का ये कहना है कि उस समय मार्क्सवादी लोगों ने एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हैव्स एंड हैव नॉट की सीमा रेखाएं खींचने का प्रयास किया। तो इस प्रकार से मार्क्सवादी उपागम बुर्जुआ वर्ग और सर्वहारा वर्ग में अंतर करके अपने लेखन कला को आगे बढ़ाया और इतिहास में हम इसे पढ़ सकते हैं। द मैनिफेस्टो इसका जीता जागता उदाहरण है। साथियों, जो अगला उपागम आता है वो होता है संप्रदायवादी उपागम। संप्रदायवादी उपागम में हम देखें कि भारत का मध्यकालीन इतिहास हिंदू मुस्लिम मतभेद एवं संघर्ष की एक लंबी कहानी थी। अगर आप मध्यकालीन इतिहास को पढ़ें तो लगातार आपको युद्धों के वर्णन के बारे में पता चलेगा। साथियों, उस समय हिंदू और मुस्लिम अस्थायी रूप में शत्रु शिविरों में विभाजित थे, जिनके आपसी संबंध कड़वे, शत्रुतापूर्ण, विरोधात्मक एवं अविश्वासी थे। ये विचार इतिहासकारों के लेखन में साफ तौर पर प्रतिबिंबित होता है।
यानी एक प्रकार से हम देखें कि हिंदू मुस्लिम की लड़ाइयाँ, हिंदू मुस्लिम में मतभेद और संघर्ष मध्यकालीन इतिहास की लेखन कला शैली में व्याप्त है। अगला आता है नारीवादी उपागम। इतिहास में अगर हम महिलाओं के योगदान के बारे में देखें तो इतिहास में हमारे महिलाओं को योगदान को लेकर लेखन के क्षेत्र में 1970 के महिला आंदोलन से लेखन कला की शुरुआत माना जा सकता है। हालांकि इसके पहले भी बहुत सारे नारीवादी विचार आए हैं, लेकिन ज़्यादातर विचार 1970 के महिला आंदोलन से चालू होते हैं। नारीवादी बुद्धिजीवियों ने बलात्कार, दहेज एवं घरेलू हिंसा के विरुद्ध शक्तिशाली एवं उग्र आंदोलन चलाया था, जिससे लगातार महिलाओं के जो उत्पीड़न होता था, उन्हें पीड़ित किया जाता था, सताया जाता था, उनमें लगातार कमी आई। साथियों, मैं आपको एक उदाहरण बताता हूँ। B.R. नंदा, इनकी जो संपादित कृति है इंडिया वुमेन फ्रॉम पर्दा टू मॉडर्निटी, ये किताब बहुत हद तक ये साफ कर देती है कि महिलाओं के साथ उस समय क्या होता था और वो क्यों होता था और आज के समय में ऐसा नहीं होना चाहिए। इस पर जो है वो पूरी बात बताता है। साथियों, हमारे देश में बहुविवाह की बहुत ज़्यादा परेशानी थी। यानी हिंदू में भी और मुस्लिम में भी बहुविवाह का जो है प्रचलन था। तो इससे जो है महिलाओं के साथ भेदभाव होता था और अनेक परेशानियां पैदा होती थी। और अगर मुस्लिमों की बात करें तो मुस्लिमों में 3 तलाक एक प्रमुख समस्या थी, जो बहुविवाह के कारण ही क्रिएट हुई थी। तो बहुविवाह के कारण 3 तलाक का प्रथा का प्रचलन चला जो है। तो 3 तलाक महिलाओं को शोषण और उत्पीड़न का एक प्रमुख कारण रहा है। और 3 तलाक की समाप्ति ये इस सरकार ने जो की है, ये बहुत ही अच्छा है, बहुत ही ठोस कदम है। और सारे मुस्लिम उलेमाओं ने इसका जो है प्रशंसा किया है और ये जो है सद्भाव का विषय है। और इस प्रकार से आज हमने जाना कि कौन कौन से उपागम हैं, अप्रोच हैं, जिनसे जो है इतिहास की लेखन कला शैली प्रभावित हुई है और इतिहास लिखा गया है। हम इतिहास को जाने तभी हम अपने अतीत और पुरखे को जान पाएंगे। और जो समाज इतिहास भूल जाता है, वो समाज इतिहास कैसे बनाएगा, इस पर बड़ी प्रश्न चिन्ह होती है। इसी के साथ धन्यवाद, आप सभी को प्रेम पूर्वक धन्यवाद। जय हिंद।